हाय फ्रेंड्स, ये जो डाउनलोड का लिंक मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा सा ऊपर इन्होंने एक चीज़ दिया हुआ है कि अगर आप इस टूल को यूज़ कर रहे हैं तो इस पेपर को भी आप साइट करें। ये एक पेपर है, इंट्रोडक्शन कंपैरिजन एंड वैलिडेशन ऑफ मेटा एनालिसिस, अ फ्री एंड सिंपल टूल फॉर मेटा एनालिसिस। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ये वाइले ऑनलाइन लाइब्रेरी है, इसमें अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है, एक बार पढ़ लीजिए। काफ़ी अच्छा पेपर है। क्या है मेटा एसेंशियल, कैसे काम करता है, सारा बहुत ही ब्रीफ में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। और अब हम बात करते हैं कि आपको मेटा एनालिसिस शुरू करने से पहले क्या क्या आना चाहिए। वैसे इसका आंसर तो बड़ा छोटा सा है, 2 ही शब्द में इसका आंसर है, सब कुछ। एक्चुअली फ्रेंड्स, रियलिटी यही है कि मेटा एनालिसिस तब करते हैं हम जब हमारी स्टडी, एक बार आप देखिए पुरानी कितनी स्टडी हो चुकी है। हो सकता है आप पिछले 20 साल की देख रहे हो कि आपके पास 40 स्टडी है, 50 स्टडी है या 200 स्टडी है। तो पहली चीज़ तो जब आप पेपर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो पेपर कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कि उसमें टू द पॉइंट लिखा हो। वहाँ तो एक आउटपुट है रिसर्च का, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो इसका मतलब आपको पहले से वो सारे कंसेप्ट का पता होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या होती है, यूनिवेरिएट बाइवेरिएट सब चीज़ें क्या होती है, और कुछ उनके अलावा भी जो पैरेलली चल रहे होते हैं ना बैक एंड पे, जिसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक एसेंशियल पार्ट बोलते हैं। पी वैल्यू क्या होती है, कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होती है, पावर ऑफ द टेस्ट, ये एसेंस है फ्रेंड्स। आपने अक्सर सुना होगा, हम बोलते हैं हम अल्फा हम लेके काम कर रहे हैं, और पावर ऑफ टेस्ट की तो बहुत कम लोग बात करते हैं। तो ये सब कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हंटर की बुक है उसमें ऑथर्स ने काफ़ी डिटेल में बताया है कि पी वैल्यू की प्रॉब्लम्स क्या है। पहले तो आपको इसका एक वो याद है, जो एक पंच लाइन है इसकी लिखने की, पी वैल्यू की, द रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये मतलब क्या होता है, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी फेल टू रिजेक्ट, तो वो एक्सेप्ट कब करते हैं, ऐसा क्यों होता है। पी वैल्यू अगर लेस देन 0.05 है, हम बोलते हैं कि क्या बोले इसको कि इफेक्ट प्रेजेंट है, और पी ग्रेटर देन 0.05 है तो क्या हम ये बोलते हैं कि इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे पी वैल्यू खुद में एक बायस्ड है सैंपल को लेके। अगर सैंपल साइज ज़्यादा होता है ना तो पी वैल्यू की थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसीलिए मेटा एनालिसिस में आप देखेंगे हम बहुत रेयरली पी वैल्यू को यूज़ करेंगे। हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स की बहुत बात करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो मैंने अपने कई प्लेलिस्ट में डिस्कस किया हुआ है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 3 रूल्स होते हैं। पहला तो होता है कैलकुलेटेड वैल्यू वाला, आपको याद है पीजी में पढ़ाया जाता है ना ऐसा, कैलकुलेटेड टी लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ द टी। तो कैलकुलेटेड और टेबल से कंपेयर करें तो वो तरीका है। दूसरा पी वैल्यू का कंसेप्ट है। तीसरा कॉन्फिडेंस लिमिट का कंसेप्ट है कि अगर लोअर और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में 0 आता है तो जो भी आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं ना, दैट इज ऑलमोस्ट 0। इसी तरह पावर ऑफ द टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रक्स है फ्रेंड्स, ये पूरी रिसर्च का एक क्रक्स है, और मेटा एनालिसिस में भी ये पैरेलली चलता रहेगा, पर्दे के पीछे रहेगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो जो पर्दे के सामने है वो क्या है, यूनिवेरिएट बाइवेरिएट मल्टीवेरिएट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं ये बात, मेटा एनालिसिस में जो हमारा सेंटर पे है वो कोई पर्सन नहीं है, वो एक स्टडी है। एक पर्सन जो भी स्टडी कर रहा है, जो पेपर पब्लिश है, थीसिस में बात कर रहे हैं, तो वो किसकी बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं ना। तो वेरिएबल्स के रिलेशन की बात करते हैं। तो एक वेरिएबल या अक्सर हम 2 पे काम करते हैं, बाइवेरिएट के साथ या मल्टीवेरिएट के साथ। आपको इनके सारे कंसेप्ट आने चाहिए। तो अब जब आप मेटा एनालिसिस करें, फिर आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि अच्छा ये मीट्रिक है, नॉन मीट्रिक है, ये आर स्क्वायर क्या होता है और एडजस्टेड क्या होता है। नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्रक्स अगर हम देखें, मेटा एनालिसिस का क्रक्स जो स्टैट्स का है, यूनिवेरिएट का, एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है, एक वेरिएशन होता है। तो मेटा एनालिसिस में भी कुल मिला के 2 ही बातें हैं, बाकी और 20 बातें हैं इनके साथ की, पर क्रक्स यही 2 बातें हैं। तो मैं आपसे क्या पूछूंगा कि मेटा एनालिसिस में जो 40 स्टडी है उनका ओवरऑल कंक्लूजन मुझे बता दो, अब क्या निकला। इसी को तो हम बोल रहे हैं समरी इफेक्ट, इसी का नाम सेंट्रल टेंडेंसी है। तो कैसे करें, अगर मेरे पास, मैंने आपको एक दिया टेबल जिसमें मैंने आपको स्टडी के नाम है और आर मेंशन है, तो क्या करूं मैं, उनकी एवरेज आर निकाल दूं। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हम, एवरेज ले लो आर का, सबके सैंपल साइज अलग हैं, उनके तरीके अलग हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो कोई मेथड तो होंगे ना इसके। तो हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी वाले मेथड हैं। फिर आपको याद है जो मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा जो एक मेन जो डाउट यहां पे रहता है स्टैट्स के अंदर, चैप्टर 2 इज एक्चुअली चैप्टर 1। मैं इसको पैराडॉक्स बोलता हूं। क्या पैराडॉक्स है ये, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं मीन मीडियन मोड, पर मीन कब यूज करना है, मीडियन कब यूज करना है, ये कौन बताएगा, ये चैप्टर 2 बताता है।
अगर आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो मीडियन यूज करें, और अगर वेरिएशन कम है तो फिर मीन को यूज करते हैं ना। उसी तरह से मेटा एनालिसिस में भी हम वेरिएशन को देखेंगे, इसको यहाँ पे हम बोलेंगे हेट्रोजेनिटी। अगर हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सबका एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, तो हम फिर सब ग्रुप एनालिसिस मॉडरेटर की बातें करेंगे, और वेरिएशन कम है तो ये लेंगे। अगर आपको ये बातें अभी समझ नहीं आ रही, डोंट पैनिक, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बहुत डिटेल में करने वाले हैं, पर आपको पता होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वेरिएशन क्या है। फिर हम बाईवेरिएट की अगर बात करें, डिपेंडिंग ऑन मीट्रिक या नॉन मीट्रिक आपने कैसे लिया, हम ले सकते हैं टी टेस्ट, अनोवा, कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, रिग्रेशन, और मल्टीवेरिएट में स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है जिसमें मीडिएशन, मॉडरेशन, इंटरेक्शन इफेक्ट सब आते हैं ना। तो हर एक चीज का मेटा है। तो हम कैसे काम करेंगे, बेसिकली हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, पुरानी स्टडीज के रिजल्ट लाएंगे। कोई भी किस चीज का रिजल्ट, दो वेरिएबल्स का क्या रिलेशन है, कैसे हो सकता है वो टी टेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, अनोवा हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है इसमें बाईवेरिएट एनालिसिस, 2 ही वीडियो है उसमें मैंने ये बताया है क्यों टी टेस्ट और एफ टेस्ट एक ही बात होता है, क्यों अनोवा और रिग्रेशन एक ही बात होते हैं। ये सारे एक ही हैं, इनकी सबकी फैमिली का नाम है जीएलएम, जनरल लीनियर मॉडल। थोड़े थोड़े से फर्क हैं, तो फर्क भी क्यों है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना ये सब चीजें आनी चाहिए, तब हम मेटा में जा सकते हैं। हर एक चीज का मेटा है, सैम करेंगे तो मेटा सैम हो जाएगा, रिग्रेशन है तो मेटा रिग्रेशन हो जाएगा, आर कर रहे हैं तो उसका मेटा है। सेकेंडली, मेटा एनालिसिस को आगे चल के हम 2 तरह से यूज करेंगे। एक तो जो मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 वेरिएबल्स के रिलेशन को अब पकड़ लें, आर निकाल लें। लेकिन ज्यादातर पेपर जो आपको मिलेंगे ना, वो मिलेंगे मॉडल के ऊपर। मॉडल क्या होता है, वेरिएबल्स का इंटरप्ले होता है। एक पर्टिकुलर, ये मैंने कुछ दिन पहले बात की थी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट के वीडियो में, कि आपके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, अगर उनका एक पर्टिकुलर सेट हम बना दें तो उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। इन सब के अंदर भी लगता है, पर ध्यान रखिएगा मॉडल के अंदर भी बात हम यही करेंगे दो की, कि इस किन दो का रिलेशन। तो ये आपको एक बार सारी चीजें आनी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, मेटा एनालिसिस में सेकेंडरी हम ये काम कर रहे हैं, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस टेक्निक है, जो प्रीवियस काम हो चुका है उनके रिजल्ट्स को लेंगे, उनके रिजल्ट का हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, उस पर मेटा एनालिसिस को हम लगाएंगे। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो नाउ इट्स टाइम, हमें एक बार ये देखना चाहिए कि मेटा एनालिसिस का आउटपुट कैसा आता है, एक जस्ट फास्ट नजर से कि क्या होता है उसमें, किस तरह से उसको पढ़ा जाता है, क्विकली करते हैं उसे। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।